हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। ना इनके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस डिस्कस द पीडीएफ व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2। आप लोग भी पीडीएफ ओपन कर लीजिए। इस पीडीएफ का नाम है मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2। Now students, if we discuss the first question, question number 1 says calculate the charge in Faraday and Coulomb on following. Question number 1, first one, 1 mole of Mg2 plus ions, 1 mole of Mg plus 2 ions. ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर चार्ज की बात करें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये तो +2 का चार्ज है और यहाँ पे मोल वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी मोल वर्ड है, तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द चार्ज। सो चार्ज विल बी इक्वल टू number of moles into charge on one ion, that is 2, so it will be equal to 2 Faraday, or if I want to convert it into coulombs, multiply this number by what, 96,500 coulombs. so जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके that will be the number of coulombs. second option, second question, इसी के अंदर 2 moles of SO4 minus 2 ions. अगर हम लोग इसके अंदर चार्ज को डिस्कस करें तो चार्ज इन फैराडे वुड बी, दो मोल्स दिए, सो इट विल बी 2 इनटू चार्ज कितना है 2 है, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी फैराडे 4 फैराडे, और वी कैन से इट इज 4 इनटू 96,500 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कूलम। सो आंसर फैराडे में देखेंगे तो 4 फैराडे है, और अगर कूलम्स में देखेंगे तो 4 इनटू 96,500 है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम देखें 36 ग्राम्स ऑफ NH4 ions, 36 ग्राम्स ऑफ NH4 ions। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ग्राम्स है, तो ग्राम्स तो चलेगा नहीं, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और 4 हाइड्रोजन है तो बेटा कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन का 4, तो 14 + 4 18। यहाँ पे बेटा हम लोग मास निकाल रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे कि सर इधर एक +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी, हम लोग तो बेटा क्या मास, कौन सा मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 14 और ये 4 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 36 डिवाइड बाय 18 इज 2 मोल्स। अभी हमको मोल्स मिल गए, नाउ वी कैन कैलकुलेट द चार्ज। सो चार्ज विल बी इक्वल टू 2 इनटू यहाँ पे कितना आएगा 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 फैराडे, और इट विल बी 2 इनटू 96,500 कूलम्स। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। लास्ट वाला जो दिया है वो दिया है 0.5 मिलीमोल्स, 0.5 मिलीमोल्स ऑफ Al+3 आयंस, 0.5 मिलीमोल्स ऑफ Al+3 आयंस। ना स्टूडेंट्स ये मिलीमोल्स है, तो मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻³ फैराडे, और कूलम्स में कन्वर्ट करना है तो 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम। तो इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा दैट विल बी कूलम। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ना मैंने आपको वो लास्ट लेक्चर में एक आरपी ट्रिक दिया था कि नंबर ऑफ एनी पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्ड आ जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी पूछा जाए, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x × n × Na। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट वाला जो दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पूछा है 2.3 मिलीग्राम ऑफ Na+ आयंस, 2.3 मिलीग्राम्स ऑफ Na+ आयंस दिया है। तो सबसे पहली बात तो सोडियम बेटा क्या है 23 Na11 होता है। ठीक है, सोडियम इज 23 Na11। इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 11, 11 - 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इधर प्लस है तो 10 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे दिस माइनस दिस, दिस इज नथिंग बट 12। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू x × n × Na। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, प्रोटॉन के लिए 11 है, इंटू n, n इज 2.3 इंटू 10⁻³ वाई, मिलीग्राम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, और एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 इंटू क्या बच्चों Na आएगा, करेक्ट है।
सो 23 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 और ये 11 है, 11 डिवाइड बाय 10 इज 1.1 इंटू 10⁻³ क्या Na। अगर आपको एग्जाम में Na का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके दिया तो आप Na का वैल्यू पुट करिए, वरना आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। इफ दे आस्क यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 10, सो 10 इंटू 2.3 डिवाइड बाय n इंटू Na, बराबर है। तो ये 2.3 इंटू 10 इज 23, 23, 23 कैंसिल, तो आंसर इज Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू Na। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Now if we talk about number of neutrons, so x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू n इंटू Na, तो ये 1/10 आंसर आ जाएगा आपका एक गड़बड़ कर दी हमने इधर, 10⁻³ भी रहेगा साथ में, 10⁻³ इंटू क्या Na हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10⁻³ Na, ठीक है। यहाँ पे भी 10⁻³ रहेगा इंटू क्या Na, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ क्या Na। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पार्ट की बात करें बी, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था लेक्चर में, 9.6 ग्राम्स ऑफ सल्फेट आयंस, ये हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर में ही सॉल्व किया था, ठीक है। थर्ड वाले की बात करें 4.2 माइक्रोग्राम ऑफ अजाइड आयन। व्हाट इज अजाइड बच्चों, लेक्चर में मैंने बताया था अजाइड को हम लोग बोलते हैं N3-, ठीक है ना, नीचे 3 आएगा, इट्स अ पॉलीएटॉमिक अनायन। अगर हम बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 14N7 होता है, बताइए इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन है 7, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, ठीक है ना 7, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। ना मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, वाई मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, सॉरी यहाँ पे n कितना है 3 है, सो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एंड 3। यहाँ पे एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है गेन किया है, तो गेन किया तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो दिस इज 21, दिस इज 22 एंड दिस इज अगेन 21। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ किसका निकालो बच्चों, प्रोटॉन्स का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा x इंटू n इंटू Na। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 21, सो 21 इंटू n गिवन मास अपॉन मोलर मास, माइक्रोग्राम दिया तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 42, बाय 42 बिकॉज N3 है तो नाइट्रोजन का 14, 14 3 42 होता है, इनटू क्या बच्चों Na हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10, सो दिस विल बी 2.1 इंटू 10⁻⁻6 क्या बच्चों Na हो जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इफ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू n इंटू Na, यहाँ पे सिर्फ 22 आ जाएगा, सो 22 यहाँ पे पुट करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻6 Na, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया मैंने। रेस्ट पार्ट इज सेम ना, n इंटू Na तो सेम ही है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्या पूछ ले, अगर न्यूट्रॉन्स पूछ ले तो बेटा वापस 21 ही है, सो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻6 Na हो जाएगा। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डी की बात करें तो 32 मिलीग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन बोला है, O-2 मतलब क्या होता है ऑक्साइड आयन, ना सबको पता है ऑक्सीजन 16O8 होता है, ठीक है। तो बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन हो जाएंगे 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8, बट यहाँ पे -2 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट में प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 8 इंटू n इंटू Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 इंटू n इंटू Na, एंड लास्ट में आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8 इंटू n इंटू Na। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 8 इंटू n, मिलीग्राम्स दिया है तो ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों, कितना होता है 16, तो आप बताइए 16 1 जा 16 2 जा, so this will be 1 and 6, 16 into 10⁻³ क्या Na हो जाएगा, 16 into 10⁻³ Na। If you want to calculate number of electrons, it will be 10 into 10 है ना यहाँ पे, so 10 into 32 into 10⁻, और यहाँ पे 16,
ये हो जाएगा 20 इंटू n इंटू एन ए, सो 20 इंटू 10⁻³ Na हो जाएगा. If you want to calculate number of neutrons, so what will be the number of neutrons students? Same as number of electrons, sorry protons. क्यों? क्योंकि ये देखो नंबर दोनों का क्या है, सेम है. So it will be 16 into 10⁻³ क्या into n. Okay. So this is your question number second. Now question number third. Again it is important. Question number third. Calculate the moles of electron which weighs 1 gram. Now as we all know, 1 electron, mass of 1 electron is equals to, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10⁻³ kg होता है. ठीक है ना. तो आपको 1 ग्राम दिया, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg. ठीक है ना. सो 1 electron is equals to 9.1 into 10⁻³ kg. ठीक है ना. तो आप मुझे था 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, x इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो x will be equal to, what will be the value of x, 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 9.1 into 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स. इतने इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है ना स्टूडेंट्स. अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 31 में से प्लस 31 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा कि 28 आएगा, 28. तो 28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 into 10⁻27. 28 है ना. देखो ना, -31 ऊपर गया तो +31 हो जाएगा, और उसमें से 31 में से 3 गया तो 28 आएगा. तो 28 जो है उसको मैं 10 into 10⁻27 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 9.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली. इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है. सो कन्वर्टेड इनटू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, ये देखो ना इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पार्टिकल्स है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na. सो 10 डिवाइड बाय 9 into 10⁻27 डिवाइड बाय 6 into 10⁻23 हो जाएगा, है ना. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 9 6 54 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 10⁻4 क्यों, क्योंकि 23 ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा. तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक मैंने 0 इसको दे दिया, 10⁻3 और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 54. तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, 1.9 समथिंग इंटू 10⁻3 10⁻+3 क्या, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अप्रोक्सीमेटली. इसको आप परफेक्टली डिवाइड कर देना एटलीस्ट 2 डिजिट तक. सो दिस इज द एंड ऑफ पीडीएफ व्हिच वाज गिवन एट लेक्चर नंबर 2 के एंड में. जो पीडीएफ दिया था उसको हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है अप्रोक्स आंसर्स. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटम के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास. आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटम. ना बेसिकली अगर हम बात करें एटम के बारे में तो हम लोग 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. एक है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक है एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास. ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझेगा. ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एटम की तो व्हाट इज एन एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element. It is the smallest particle of an element which may or may not have free existence. जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. सर नहीं समझा. It is the smallest particle of the element which may or may not have free existence. जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, नंबर 1, सिल्वर आपको फ्रीली एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा. ठीक है ना, सिल्वर जो है आपको फ्रीली सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा. यू कैन सी गोल्ड, आर्गॉन, नियॉन, ये सब आपको फ्रीली एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं, बराबर है. बट अगर हम बात करें
बहुत सारे एलिमेंट जो है वो हमेशा या तो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन, आपको सिंगल ऑक्सीजन कभी नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मेरे को ऑक्सीजन का एटम चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। आपको सिंगल ऑक्सीजन का एटम बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा रिएक्शंस में भी, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, O2 हो गया, नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन कभी नहीं मिलेगा, N2 हो गया। इस तरीके के जो एटम्स है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है, दे आर नॉट फ्री एक्सेट्रा। सो ये हो गया आपके फ्री, एंड दीज आर नॉट फ्री, दैट मींस they have what free existence, और इनका existence free नहीं होता, they are always in the form of diatomic और triatomic, कुछ भी हो सकता है, जैसे O3 होता है वो triatomic होता है। अभी अगर हम बात करें किसी भी एटम के बारे में, every atom consists of two parts, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दो चीजें होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहाँ होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। तो यू कैन सी, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन्स है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर। तो वी कैन हैव द शेल्स लाइक दिस, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसके अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इनको हम लोग शेल्स या फिर ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। अभी अगर हम बात करें किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, कैसे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अगर हमारे पास कोई एक एटम है X, कोई भी एक एटम है X, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Z। What is this A stands for? A stands for atomic mass number, या फिर हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में atomic mass भी बोलते हैं। And Z stands for atomic number. It stands for atomic number. ठीक है? Atomic mass number is the sum of protons and neutrons, whereas the atomic number is nothing but the number of protons. ठीक है, जैसे मैं आपको अगर कोई एग्जांपल देता हूँ, if I write sodium 23, यहाँ पे 11, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में the value of A will be 23, the value of Z is equals to 11. ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछ ले कि how many protons are there, number of protons, it is equals to Z, number of protons is equals to Z, which is equals to 11. Number of electrons, it is also equal to Z, which is equals to 11. Number of अगर कभी neutrons पूछ ले, number of neutrons पूछ ले, then it will be equal to A minus Z. A minus Z. Now what is A minus Z? This is nothing but 23 minus 11, that is equals to 12. इस तरीके से आपको याद रखना है। So A represents atomic mass number and Z represents what? Atomic number. एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, हम लोग देख भी नहीं सकते, तो इस वजह से उसका मास भी बहुत ही छोटा आएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ सिंगल एटम? अगर हम बात करें मास ऑफ वन एटम के बारे में, अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें एक एटम का मास, मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? वन एटम। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, तो सिंपली मुझे बताओ किसी भी एटम का मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके अंदर रहने वाले पार्टिकल्स के ऊपर, दैट मींस प्रोटॉन्स के मास, न्यूट्रॉन्स के मास और इलेक्ट्रॉन्स के मास। तो मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या? प्रोटॉन्स का मास, न्यूट्रॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। तो कैसे करेंगे वो सॉल्व? एकदम सिंपल, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। एकदम सिंपल, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन। समझो 100 प्रोटॉन्स आते हैं, तो 100 प्रोटॉन्स का मास, तो हम लोग एक एक प्रोटॉन का मास थोड़ी निकालेंगे, सबका मास तो सेम ही है। तो एक प्रोटॉन का मास अगर हमको पता है, उसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू
mass of one neutron. Number of neutrons plus mass of into what? Mass of one neutron plus number of electrons into mass of what? One electron. एकदम simple. Into mass of one electron. Now students, इसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे. What is the number of protons? Number of protons is nothing but Z. Z into what is the mass of one proton? It is MP. MP stands for mass of one proton. Plus number of neutrons. Number of neutrons क्या होता है students? A minus Z होता है. So number of neutrons is A minus Z multiplied by mass of one neutron, that is Mn लिख सकते हैं, plus number of electrons. Number of electrons is nothing but again Z into mass of one electron, that is Me लिख सकते हैं. तो Mp stands for mass of one proton, Mn stands for mass of one neutron and Me stands for mass of one electron. Now students, अगर हम लोग इसको ओपन करें तो Z into Mp प्लस अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताइए? A इंटू Mn माइनस Z इंटू Mn प्लस Z इंटू वॉट? Me. Now let me tell you one thing. Mass of the electron is negligible. Mass of the electron is negligible. इसलिए इसको हम लोग neglect कर सकते हैं. तो we can write इस पूरे टर्म को ही हम क्या करेंगे? neglect कर देंगे. तो we can write mass of proton into Z plus A into, can we say that बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 1.67 into 10⁻27 kg सेम ही होता है. तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग मास ऑफ न्यूट्रॉन we can write what? Mass of the proton. No issues. Minus Z into mass of the proton, right? तो can we say that ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. So अभी बताइए what is the formula for mass of one atom? Mass of one atom एकदम सिंपल, it is equals to A into Mp. What is A? A is the atomic mass number, which is nothing but sum of what and what? Protons and neutrons. और protons और neutrons को दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन, because they are present in the nucleus. तो basically A जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? It is the sum of protons and neutrons, that is nothing but number of nucleons. इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस बन जाएगा. तो वी कैन से यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या, प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन भी क्या है? एक न्यूक्लियन है. इन सबका टोटल करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? P plus N. तो P plus N is nothing but A. तो A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. सो वी कैन राइट A की जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज MP? मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक न्यूक्लियन है. प्रोटॉन एक न्यूक्लियन है. सो वी कैन राइट मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन. So what is the formula for mass of one atom, students? Mass of one atom is equals to number of nucleon plus mass of one nucleon. This is a very important formula. I'll repeat. What is the formula for mass of one atom? It is equals to number of nucleons into mass of one nucleon. Mass of one nucleon. So mass of one atom is equals to number of nucleons into mass of one nucleon. ठीक है? मास ऑफ वन न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि दोनों तो क्या है? सेम ही है ना. मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ वन एटम लिखा है हमने, बट मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 ways. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 ways. सर कौन से? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव एटॉमिक मास, atomic mass and gram atomic mass. यही तो हमारा टॉपिक है. Mass of the atom can be expressed using 3 different ways. One is relative atomic mass, relative atomic mass, which is also known as, short में हम लोग बोलेंगे RAM, relative atomic mass. Second आता है atomic mass, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे AM. सेकेंड इज एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? AM. तीसरा आता है ग्राम एटॉमिक मास. थर्ड वन इज ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग बोलते हैं GAM.
GAM, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मास ऑफ द एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 ways: रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। Now students, as the name suggests, relative atomic mass मतलब उसको किसी ना किसी के साथ क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए किसी ना किसी एटम को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड माना गया था, स्टैंडर्ड एटम जो सबसे पहले माना गया था वो था हाइड्रोजन। सबसे पहले माना गया था हाइड्रोजन, ठीक है। ड्रॉबैक्स की वजह से फिर बाद में सिलेक्ट किया गया ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन 1H1 को, फिर बाद में सिलेक्ट किया गया ऑक्सीजन O16O8 को, और IUPAC ने रिसेंटली सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड एटम फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कार्बन। और कार्बन में भी बहुत बार वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा वाला कार्बन, 12 की 14, क्योंकि कार्बन आल्सो हैव आइसोटोप्स। तो मुझे था रिलेटिव एटॉमिक मास में जो एट प्रेजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड एटम जिसके साथ रिलेट किया जाता है वो है बच्चों कौन सा वाला एटम, कार्बन, और वो भी उसमें कौन सा आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस ऑर्डर। द फर्स्ट वन वाज हाइड्रोजन ड्यू टू ड्रॉबैक्स, गैस भी है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से बाद में सिलेक्ट किया गया किसको, ऑक्सीजन को, 16 वाले को। बाद में उसके बाद में रिसेंटली 1961 में, आप बोलोगे रिसेंटली केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस में रिसेंटली मतलब 50-60 साल तो रिसेंटली होते हैं, ठीक है। 1961 में कार्बन 12C6 को, कार्बन 12 को, कार्बन का जो आइसोटोप है C12 उसको स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। सो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता क्या है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है बेसिकली उसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो देख लीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, राम, शॉर्ट में लिखूंगा RAM, राम, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द मास ऑफ 1/12, कितना 1/12, ठीक है ना। ये 12 है तो 1/12, वो 16 है तो 1/16, वो 1 है तो 1/1, ठीक है। टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। ये एक्चुअल में डेफिनेशन भी है और इसका फॉर्मूला भी है। तो हाउ विल यू डिफाइन राम, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, जो भी एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसका आप एक एटम ले लोगे, कितना एटम लोगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम लोगे, उसके एक एटम का मास, जो डेफिनेशन देखिए, मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है, कोई भी अननोन एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी अननोन एलिमेंट हो सकता है, डिवाइड बाय 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, एक एटम के जो मास होती है बेटा उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1/12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये 12 है, इसका मास कितना है, 12 है। अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन लिया जाता तो क्या करते हैं हम लोग, 1/16 लिखते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोग कार्बन लिख रहे हैं तो फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का सेम फॉर्मूला अगर मैं ऑक्सीजन की जगह, सॉरी कार्बन की जगह ऑक्सीजन लेके लिखूं तो क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। समझो हमने कोई भी एक एलिमेंट डिस्कवर कर लिया, उसका मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो वो एलिमेंट ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय, अगर ऑक्सीजन को मैं स्टैंडर्ड मान रहा हूं तो 1/16 आएगा, तो 1/16 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अगर मैंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना होता तो मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 की जगह पे क्या आता था, हाइड्रोजन आता, क्योंकि वहां पे तो 1/1 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है उसमें मास ऑफ वन एटम
इधर 1 लिख देते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12, अगर कार्बन है तो, ऑक्सीजन होता तो 1/16, और अगर हाइड्रोजन होता तो 1/1 होता। इमेजिन करो आपका मन कर रहा है, आपको बेटा आईयूपीएससी का मेन इंचार्ज बना दिया, आप बोलते हैं आज की तारीख से हम लोग को कार्बन नहीं यूज करना है, वी आर गोइंग टू यूज एल्यूमिनियम। तो समझो अगर 27 एल्यूमिनियम 13, ठीक है ना, आपका मन किया इसको आप स्टैंडर्ड मान लेते हो, ठीक है ना, जस्ट किडिंग। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला देन, थिंक ऑफ द फॉर्मूला। आप क्या फॉर्मूला दोगे वर्ल्ड को, आप दोगे फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/27 हो जाएगा। क्यों 1/27? बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है इसका 27 है, तो यहाँ पे 1/27 मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम 27। समझा? नहीं समझा? चलो विल टेक वन मोर एग्जांपल। इमेजिन करो अगर हमने मैग्नीशियम को स्टैंडर्ड मान लिया जिसका 24 होता है, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे 1/24 हो जाएगा और वहां पे मैग्नीशियम 24 आएगा। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, mass of one atom of an element divided by 1/12 the mass of one atom of carbon 12 ना। इसी को हम लोग थोड़ा और ब्रेक करेंगे ये वाले फॉर्मूला की मदद से। स्टूडेंट्स अभी आप लोग फोटो जरूर ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले। मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। आई रिपीट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। रिपीट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्योंकि अभी जब हम लोग इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो मुझे ये वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ वन एटम? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, मास ऑफ वन एटम का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, मैंने आपको बोला था याद रख लीजिएगा, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। मतलब जो एलिमेंट आपने लिया है या डिस्कवर किया है उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइड बाय 1/12। Can I say the same formula is applicable for this also? Mass of one atom ही है और वो कौन सा है, कार्बन 12 है, वो नोन एलिमेंट है जो हमने स्टैंडर्ड लिया है। तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। बच्चों न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, वो तो भले नोन एलिमेंट का हो या अननोन एलिमेंट हो, उसका मास तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। इन केस ऑफ कार्बन 12, ये जो डिनोमिनेटर है वो किसका है, कार्बन 12 का है। तो कार्बन 12 का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है, कार्बन को हम लोग ऐसे लिखते हैं 12C6 ना, तो ये जो है यही तो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन केस ऑफ कार्बन 12 ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे होंगे लेक्चर, वो सोच रहे होंगे सर ने ये क्यों नहीं कैंसिल किया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बेटा कैसे कैंसिल हो सकता है सर, क्यों नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही तो है दोनों जगह पे सेम सेम। नहीं, आप मुझे बताओ ऑफ एन एलिमेंट, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एल्यूमिनियम ले लेता तो इसके न्यूक्लियन कितने हैं, 27 है ना, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियन 27 आएगा और कार्बन का नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, 12 है। तो वो तो बेटा दोनों अलग अलग है, कैंसिल कैसे कर सकता हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट जो है मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये वाला मास ऑफ वन न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन, भले वो प्रोटॉन एल्यूमिनियम का हो या कार्बन का हो, प्रोटॉन का मास तो वर्ल्ड वाइड क्या रहेगा बेटा, फिक्स ही रहेगा। तो आप बताइए इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और सॉल्व करें, सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइड बाय 1/12 इनटू, कैन यू टेल मी कार्बन के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है सर, कार्बन के अंदर न्यूक्लियॉन्स तो फिक्स है, कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पे आएगा 1/12 इनटू 12। सो दिस 12 विल गेट व्हाट, कैंसिल, 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आज के बाद हम लोग के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट बन गया दैट रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। खत्म। रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाउ एज वी कैन सी रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एक सिंपली नंबर है, इट इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सो वी कैन से इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट।
very simple statement. Relative atomic mass is nothing but number of nucleons and it is a dash. It has no units, or we can say simple words में it is a unitless quantity. It is a dash quantity, unitless quantity. So relative atomic mass is nothing but number of nucleons. Number of nucleons को ही क्या बोलते हैं? relative atomic mass बोलते हैं. अभी एग्जाम में समझो क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में बोला है relative atomic mass of calculate relative atomic mass of following. क्वेश्चन है calculate relative atomic mass of following. It is nothing but number of nucleons, right? Relative atomic mass is nothing but number of nucleons. So calculate relative atomic mass of the following. कुछ नहीं करना है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही गिना जाएगा मेरे हिसाब से. तो क्यों? जरा देखिए फर्स्ट वाला उन्होंने दे दिया 1608. तो कोई पूछ ले बेटा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? एकदम सिंपल 16. कैसे? यही नंबर तो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन. नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नथिंग बट A. तो A का वैल्यू आ गया बेटा राम. सो कैन वी से दैट राम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ A. सो राम को बेटा हम लोग एटॉमिक मास नंबर भी बोल सकते हैं. तो ये नंबर है, सिर्फ नंबर है बेटा. कितना? 16. इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ना ग्राम ना डाल्टन, कुछ भी नहीं. सिंपली 16 नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, बस खत्म. अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा इनको. सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों. 14 and 7. तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आएगा? इसका 14 हो जाएगा. थर्ड अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 56 Fe26. 56 Fe26. इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 56. लास्ट वाला अगर हम लोग लिखते हैं 40 आर्गॉन 18. तो बताइए इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? इट विल बी 40. नो यूनिट्स, कोई यूनिट आने वाला नहीं है. ठीक है सर. आगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? और एक क्वेश्चन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं ये सिखा रहा था, बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा और सोचते हैं, ठीक है, लेक्चर में डाउट्स पूछते हैं, वो लोग ने सोचा होगा कि सर अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 की जगह पे एल्यूमिनियम को ले ले तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई फर्क आएगा? चलो देखते हैं. अगर मैंने इफ एल्यूमिनियम 27, ठीक है ना, if aluminum 27 is used as standard atom instead of 12C6 then relative atomic mass will be same. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. मैं तो बोलूंगा इसकी जगह पे अगर आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, किसी भी एलिमेंट को ले लो, रिलेटिव एटॉमिक मास का एक ही फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. सर प्रूव करके बताओ. एक्सप्लेनेशन. अगर हम लोगों ने किसको मान लिया? एल्यूमिनियम को मान लिया एज अ स्टैंडर्ड एटम, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/27 हो जाएगा. यहाँ पे क्यों 1/27? बिकॉज एल्यूमिनियम अभी यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय कितना? 1/27 हो जाएगा. 1/27 इंटू मास ऑफ वन एटम of aluminium 27. Clear? What is the formula for mass of one atom? Number of nucleons into mass of one nucleon. So it is equals to number of nucleons into mass of one nucleon. Number of nucleons into mass of one nucleon divided by 1/27 divided by 1/27 into mass of one atom of aluminium का क्या आएगा? It is the number of nucleons into what? Mass of one nucleon. तो स्टूडेंट्स मास ऑफ वन न्यूक्लियन तो कैंसिल हो गया. नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसका और इसका कैंसिल मत करना. ये कोई भी एक अननोन एलिमेंट है और ये हमारा एल्यूमिनियम है.
तो यहाँ पे नंबर ऑफ डैश न्यूक्लियॉन्स डिवाइड बाय 1/27 into number of nucleons in aluminum is 27. So 27 cancel. So what is the relative atomic mass? So relative atomic mass is nothing but number of nucleons. एकदम सिंपल. तो आप कार्बन 12 की जगह पे कोई भी एलिमेंट लो, ये एक जेई का क्वेश्चन ही है बच्चों, कि कार्बन 12 की जगह पे अगर हम लोग ने स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन को ले लिया या फिर फलाना टिमका किसी और एटम को ले लिया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज रिलेटिव एटॉमिक मास इज सिंपली व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी. नाउ अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूं इफ 1608 इज स्टैंडर्ड एटम, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर राम? राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, mass of one atom of an element divide by ऑक्सीजन है ना, तो 1/16 into mass of one atom of O16, ये फॉर्मूला हो जाएगा. अगर हम लोग इसकी जगह पे if 2D1 that is deuterium हाइड्रोजन का आइसोटोप है, is used as स्टैंडर्ड एटम, अगर इसको स्टैंडर्ड एटम के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ड्यूटेरियम, दैट इज हाइड्रोजन का आइसोटोप. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है. सो नोट वी कैन से इवन इफ द स्टैंडर्ड एटम इज चेंज्ड, the standard atom is changed, the relative atomic mass of an atom or of an element remains unaffected. It remains unaffected. उसके ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है. This is very very important और ऑलरेडी एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों. तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है. तो आपको एक बात समझनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है. एक तो आपको ऐसे कोई भी सिंबल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, ठीक है ना. तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है, तो आप लोग बेटा डेफिनेटली मास है तो चेक करना चाहोगे कि या तो यूनिट कुछ ग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम कुछ तो रहेगा, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द रिलेटिव एटॉमिक मास of uranium 238-92 is, ठीक है, ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 238 ग्राम्स और ऑप्शन डी 238 AMU. AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो हम लोग आगे इसके तुरंत बाद पढ़ने वाले हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का एक थिंकिंग होता है कि यार रिलेटिव एटॉमिक मास है, और वो लोग भी पूरा स्टेटमेंट देंगे, राम नहीं लिख के देंगे, ठीक है ना. रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे. रिलेटिव एटॉमिक मास बोला है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यूनिट रहेगा. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो ये टिक करते हैं या फिर ये टिक करते हैं, जबकि इसका आंसर ये है ही नहीं. इसका आंसर क्या है? सिंपली 238. इसका आंसर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है. तो सर वो दोनों क्या है वो आगे के लेक्चर में, आगे के टॉपिक, आगे के बोर्ड पे डिस्कस करेंगे. बट मुझे बताओ, आई थिंक सबको अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है. देखो स्टूडेंट, यही है, मैं हर एक छोटी से छोटी कंसेप्ट भी रहेगी तो उसको बहुत ही सारे एग्जांपल दे दे के अच्छे से प्यार से एक एक चीज को समझाऊंगा. आपको खाली आपके नोटबुक में ये सब चीजें एक एक करके लिखनी है. बिकॉज व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन एंड माय स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन दैट जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट अवे फ्रॉम माय नोट्स. बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि राम सर के नोट्स में से एज इट इज उठाए हुए, क्योंकि स्टूडेंट में सिखाने के टाइम में भले इतनी सी छोटी सी कंसेप्ट क्यों ना हो, उसको बहुत ही अच्छे से तसल्ली से एग्जांपल दे दे के समझाता हूँ
ताकि कोई भी डाउट रहे ही नहीं मन में, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। मास ऑफ एन एटम में 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास खत्म हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द atomic mass is defined as mass of one atom of an element। ठीक है, पूरा डेफिनेशन साइड में करते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करते हैं, और वो है मास ऑफ वन एटम। खत्म, दैट्स इट। मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। रिपीट द स्टेटमेंट, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक सिंगल एटम के मास को ही बोला क्या जाता है? एटॉमिक मास। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन एक एटम का मास बहुत ही कम होगा, तो इसलिए बेटा यूनिट भी बहुत ही छोटा चाहिए हमको। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। व्हाट इज दिस AMU स्टैंड्स फॉर सर? Atomic mass unit। Atomic mass unit, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? Atomic mass unit। ना बेसिकली अगर हम बात करें what is 1 AMU, 1 AMU को क्या बोलते हैं? इसको बाद में चेंज करके डाल्टन भी रखा गया, बाद में यूनिफाइड मास भी बोला जाता है आजकल। तो AMU को सबसे पहले AMU बोला जाता था, फिर इसका नाम दिया गया डाल्टन, फिर इसका नाम चेंज करके IUPAC ने अभी रखा है सिर्फ और सिर्फ U लिखते हैं, सिर्फ U। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ U? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। एक ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना, सबसे पहले हम लोग AMU बोलते थे, फिर बाद में चेंज करके डाल्टन रखा गया, डाल्टन के बाद अभी उसको हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं? U। U का मतलब यूनिफाइड मास। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU? AMU का मतलब क्या होता है? 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 into mass of one atom, of C12। C12 एटम के एक एटम का मास, C12 के एक एटम के मास को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? 1 AMU। So 1 AMU is nothing but 1/12 the mass of one atom, 1/12 the mass of one atom of carbon 12। Now everyone knows what is the formula for mass of one atom? Mass of one atom is nothing but number of nucleons into mass of one nucleon, number of nucleons into mass of one nucleon। Now students, अगर हम बात करें number of nucleons की, तो सबको पता है कार्बन में कितने न्यूक्लियन होते हैं? 12 होते हैं। So 12 into mass of क्या? one nucleon, मतलब एक न्यूक्लियन के मास, एक न्यूक्लियन मतलब या तो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास। तो ये 12 और ये 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से देयरफॉर 1 AMU which is also known as 1 U is equal to mass of dash, mass of one nucleon। एक न्यूक्लियन के मास को ही क्या बोला जाता है? 1 AMU या फिर 1 U। ना सबको पता है मास ऑफ वन न्यूक्लियन मीन्स व्हाट? आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सबको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास कितना होता है? 1.67 into 10⁻⁻27 क्या? kg। सो 1 U, AMU का मतलब U ही होता है बच्चों, AMU का मतलब U ही होता है। 1.67 into 10⁻24 ग्राम्स में ले लिया मैंने। तो आज के बाद क्या याद रखोगे? 1 U का वैल्यू कितना होता है? मास ऑफ वन न्यूक्लियन, और एक न्यूक्लियन का मास मतलब प्रोटॉन या का या फिर न्यूट्रॉन का मास, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इट इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg था। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाएगा। तो आज के बाद 1 U का मतलब कितना होता है? 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो U को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, रिपीट, अगर U को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो नंबर है
ये जो नंबर है 1.67 into 10⁻²⁴, दिस इज नथिंग बट 1/Na। ये एवोगैड्रोस नंबर का रेसिप्रोकल ही है। सर कैसे आया, नहीं समझा हमको, नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या 1.67 into 10⁻²⁴ को, आई रिपीट 1.67 into 10⁻²⁴ को 1.67 को मैं 10/6 लिख सकता हूँ? यस श्योर, व्हाई नॉट। तो कहना से बेटा यहाँ पे 10⁻²⁴ है, करेक्ट। ये 10:1 है और ये 10⁻²⁴ है, तो 10⁻23 बचा, तो 10⁻23 डिवाइड बाय 6। तो अगर मैं इसको 10⁻23 को नीचे लेके जाऊँ तो क्या बचेगा? 6 into 10⁻23। तो ये जो नंबर है वो क्या है सर? ये तो एवोगैड्रो नंबर है। सो इसके लिए तो मैंने बोला ना 1/Na, ये देखो ना 1/एवोगैड्रो नंबर, 1/Na ग्राम्स। हो गया कि नहीं हो गया? तो स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट, एकदम इजी था। आप मुझे बताओ, यही पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद 1U का मतलब क्या होता है? 1I 1/Na G या फिर 1.67 into 10⁻²⁴ ग्राम्स। अभी मुझे बताओ व्हाट इज एटॉमिक मास बाय द वे। अभी हमको U का मतलब समझ में आ गया। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो वी कैन से मास ऑफ वन एटम इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, number of nucleons multiplied by what? Mass of dash one nucleon. Yes, absolutely correct sir. I'll repeat, number of nucleons into mass of one nucleon. लेकिन राम सर, हाँ बोलो सर, हमने तो प्रूव किया था प्रीवियस बोर्ड पे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज नथिंग बट राम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट राम। हाँ बराबर है। सो ये हो गया राम इनटू व्हाट इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन? मास ऑफ वन न्यूक्लियन इज नथिंग बट वन AMU या फिर 1U बोल सकते हैं। सो मास ऑफ वन न्यूक्लियन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1U। सो 1 क्या U आएगा। तो आज के बाद मुझे बताओ व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू राम इनटू 1U। नाउ डोंट टेल मी रामू, ठीक है, इसको रामू नहीं बोलना है, इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे? राम इनटू 1U। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1U। इसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, एग्जांपल में क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। ठीक है, और आर्गन को कैसे लिखा जाता है? 40 AR18, इस तरीके से लिखा जाता है। सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल, बोलिए। सबसे पहले मुझे बता बेटा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज राम इनटू 1U। सो राम इनटू 1U, एकदम सिंपल। व्हाट इज द राम ऑफ आर्गन? सर राम का मतलब तो वही एटॉमिक मास नंबर होता है। तो 40 हो गया कि नहीं हो गया? 40 और 1U तो 1U ही रहेगा, 40U 40U हो गया। सो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन? इट इज 40U हो गया। अभी अगर क्वेश्चन में आंसर ग्राम्स में पूछा है, इन ग्राम्स अगर हम लोग निकालें, अगर हम लोग को आंसर ग्राम्स में पूछा है तो एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 40 बराबर है इनटू U। U को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1.67 से। सो 1.67 इनटू 10⁻² कितना? -24 क्या हो जाएगा? ग्राम्स। हो गया खत्म, सो सिंपल। तो आप बताओ, ये एक जीरो इधर से उड़ जाएगा तो 10⁻23 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1.67 इंटू 4 करो, बताइए, इंटू 10⁻² कितना? -23 क्या? ग्राम्स। तो 4 7 जा 8, 28 कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26, 4 1 जा 4 और ये 4 प्लस 2 6, तो 6.48 into 10⁻23 grams. So what is the atomic mass of argon in grams? The atomic mass of argon in grams is 6.48 into 10⁻23 grams हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको एग्जाम में U में भी पूछा जा सकता है और ग्राम्स में भी पूछा जा सकता है, और एक आजकल नया ट्रेंड भी निकला है उसमें भी पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो अगर आपको एग्जाम में दिया है एटॉमिक मास
ऑफ आर्गॉन, एटॉमिक मास ऑफ आर्गॉन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर ऐसा दिया है 40U तो ये भी करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको 6.48 इन ग्राम्स में दिया है इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये भी करेक्ट है। और एक तरीका आजकल नया ट्रेंड निकला है और वो ये है कि मैं U की जगह पे 1/Na भी तो लिख सकता हूँ। तो ये 40 इंटू 1/Na मतलब 40/Na हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 40/Na क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम्स। ये भी आंसर राइट है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीस। ये देखो कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको वापस बोलूंगा, हमको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है बच्चों। कोई भी चीज को लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है। कंसेप्ट को समझोगे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम जो होता है बेटा 24 Mg12 होता है, 24 Mg12 इस तरीके का है समझो। अगर एटॉमिक मास पूछा है तो सबसे पहली बात तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? राम इंटू यू होता है। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू राम इंटू यू। कितना भी बेटा हमको फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ना टफ लगता है, मैं आपके लिए इजी बना दूंगा। एक एक चीज को इस तरीके से एग्जांपल से और प्रैक्टिस करके करेंगे कि कोई टॉपिक आपको डाउट आएगा ही नहीं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है बच्चों मैग्नीशियम का? 24 है, तो 24U हो गया। सो सिंपल। या फिर अगर आपको ग्राम्स में पूछा है तो, या फिर आप अगर Na के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 24/Na G, ये भी हो सकता है। या फिर 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको और सिंपल बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 24 इंटू 1.67 को ऐसे लिख सकते हो। सो 6 1 जा 6 4 जा, तो आंसर जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻24, तो 4 इंटू 10⁻⁻23 क्या ग्राम। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट मास ऑफ कैलकुलेट मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ हीलियम। 10 एटम्स ऑफ हीलियम, हीलियम के 10 एटम्स का मास निकालो और हीलियम का बेटा सिंबल होता है 4He2। तो बच्चों एक एटम का मास निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे बस, और क्या। एक एटम का मास निकालो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। एकदम सिंपल है। सबसे पहले मुझे बताओ एटॉमिक मास, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को अगर एटॉमिक मास बोलते हैं तो बताइए क्या करेंगे? राम इंटू यू, राम इंटू यू। So what is Ram? 4U, for you नहीं क्या? 4U नहीं, ठीक है, 4U आया। और अगर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 4/Na G लिख सकता हूँ, है ना। और अगर ये कितने एटम्स का मास है? एक एटम का मास है। हमको कितने एटम्स का पूछा है? 10 एटम्स का। सो देयरफॉर मास ऑफ डैश 10 एटम्स, 10 एटम्स will be equal to, एक एटम का मास 4U है तो 10 एटम्स का मास 40U हो जाएगा बच्चों। अभी इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, या तो 40U लिख देंगे अपन, या फिर क्या लिखेंगे 40/Na G लिखेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं बताओ 40 इंटू 1.67, 40 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या लिख सकते हैं? ग्राम्स। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ आर्गॉन। ठीक है, एक एटम के मास को ही क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू, लेट अस डिस्कस फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में है समझो, ऐसा पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ helium atoms in, calculate number of helium atoms in 52U of helium, 52U of helium। now मन में एक सवाल आ रहा है कि सर नंबर ऑफ समथिंग, एक ही चीज हमको याद आती है नंबर ऑफ समथिंग। जैसे आपने बोला सर
ये हमारा गुरु मंत्र था, आरपी ट्रिक था। नंबर ऑफ समथिंग में हमारा एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, क्या? x इंटू एन इंटू एन ए। सो नंबर ऑफ, अगर मुझे हीलियम पूछ लिया जाए या कुछ भी पूछ लिया जाए तो मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल आएगा, क्या? कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होना चाहिए x इंटू एन ए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे कितने हीलियम के एटम्स हैं, तो बच्चों वो तो एक ही दिख रहा है, तो एक हीलियम का एटम हो गया, इनटू n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 4 होता है, लेकिन वो तो 4 ग्राम्स है। हीलियम का 4 ग्राम्स है बच्चों। ये 52 यू है सर, यू को फिर ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो? 52 इंटू 1.67 इंटू 10⁻²4, या फिर इससे अच्छा टेक्निक है मेरे पास, बोलो क्या? 52 अपॉन Na भी तो लिख सकता हूँ। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम्स में। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम्स में। और यहाँ पे हो जाएगा Na, एकदम सिंपल। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, 52 अपॉन ये 4 इंटू Na, 4Na हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? Na। तो ये Na क्या हो जाएगा? कैंसिल, 4 1 जा 4, 13 जा, तो इसमें टोटल कितने एटम्स है? 13 एटम्स है, हो गया। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ कुछ भी पूछा जाए ना बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखो, क्या? x इंटू एन इंटू एन, खत्म। ये बात दिमाग में अच्छे से फिट कर लो आप, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 60 U ऑफ कार्बन। 60 U ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कुछ भी पूछा जाए, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x इंटू एन इंटू एन ए। सो बताइए सोल्यूशन में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू x इंटू एन इंटू एन ए। अभी सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही बोला है, तो कार्बन बोला है तो डेफिनेटली वी विल राइट ओनली x का वैल्यू 1। कुछ है नहीं बेटा, C2 C4 ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, तो 1 ही हो जाएगा n। अभी n का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12 होता है। कितना होता है? 12। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 12। ये क्या है बच्चों? आलू टमाटर। क्या है ये? आलू टमाटर कहाँ से आ गए? ये तो ग्राम है, तो ग्राम है तो ये भी किस में होना चाहिए? ग्राम्स में, बट ऊपर तो कुछ अलग ही दिया, यू में दिया बेटा, तो इनटू जी इधर Na से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो ग्राम ग्राम कैंसल, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 Na डिवाइड बाय 12 Na। तो Na कैंसल, 12 1 जा 12, 5 जा, तो कितने एटम्स हो जाएंगे इसमें? 5 एटम्स ऑफ कार्बन। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और अच्छे वाले सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमको एलिमेंट, एलिमेंट दिया है, फिर उसका यहाँ पे दिया है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहाँ पे हमको दिया है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास आपको तीनों में निकालना है, U में भी, 1/Na, में भी, और सिंपली G में भी। ठीक है, तो सर ये कैसे करेंगे? एक आप एग्जांपल समझा दो हमको, एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग को दे दिया जाए नियॉन 20 और यहाँ पे 10, तो व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास तो सिंपली बेटा क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर ही होता है, सो इट विल बी सिंपली 20 लिख दिया। ठीक है, और अगर मुझे एटॉमिक मास पूछा है तो वी कैन राइट 20 U लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं 20 अपॉन Na G लिख सकते हैं, या फिर 20 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा काम आपके लिए है, मैं आपको समझा देता हूँ खाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 40 आर्गॉन 18, तो रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ 40 आएगा बेटा, कोई यूनिट आने वाला नहीं है। अगर आपको एटॉमिक मास पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे? 40, वेरी नाइस, U, या फिर 40 अपॉन
Na या फिर 40 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या आएगा ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ आपको देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करिए एंड ट्राई करिए कि इनका आंसर भी निकाल लीजिए आप लोग। हो गया, चलो डिस्कस करें। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 238, सिंपली द नंबर 238। यहाँ पे 238 क्या आएगा, AMU भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 238 डिवाइड बाय Na, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, अभी U से किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम्स में। और अगर आपको प्रॉपर एकदम नंबर ही चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम से। In case of this, the relative atomic mass of Fe is 56। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, 56 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 56 U। बच्चों एक बार याद रखना, खाली एक बार पढ़ने से, ठीक है ना, सिर्फ एक बार सुनने से और पढ़ने से काम बनने वाला नहीं है। ऐसे बार बार हम लोग सॉल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि इससे हमारी चीजें बेटा माइंड में रजिस्टर्ड हो जाए, एकदम चीजें फिट हो जाए, ताकि हम लोग को कभी भी फ्यूचर में वापस इसको अगर समझना है तो हमको सब चीजें वापस से याद आ जाएगी। 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स हो जाएगा। लास्ट वन इज ऑक्सीजन 1608, इट इज 16, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 16U। 16 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे Na ग्राम्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ व्हाट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पढ़ लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिया। अभी एक थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। वो क्या होता है अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं अभी कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो अननेसेसरली थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो इससे बेटर है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही ग्राम एटॉमिक मास पढ़ेंगे, और इन दोनों के ऊपर भी थोड़े और क्वेश्चंस ग्राम एटॉमिक मास के साथ कंबाइन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के एंड में आपको कोई PDF नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग ने पूरा टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया है। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास पूरा एक साथ में एक टॉपिक है। तो सिंस लेक्चर अननेसेसरली थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखने के टाइम प्लीज आप लोग ये टॉपिक को, ये लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर लेक्चर नंबर 4 खत्म होने के एंड में मैं आपको PDF सॉल्व करने के लिए दूंगा। लेक्चर नंबर 5 के स्टार्टिंग में उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास फ्रॉम माय साइड। मैंने एकदम डिटेल में तसल्ली से एक एक चीज समझाई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस ग्राम एटॉमिक मास। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।